हम फकीर पार्टी हैं, हमने ना कोई एक पैसा खर्चा करते हैं। सत्ता तो दोनों को चाहिए ना, जो 10 साल वाली पुरानी पार्टी को भी सत्ता चाहिए, 100 साल वाली को भी चाहिए। इनको सत्ता चाहिए, हमें जनता का प्यार चाहिए। जनता का प्यार इसलिए चाहिए कि हम सत्ता में आके, सरकार में आके जनता के काम करें। जनता ने दिया था एक बार आपको दिल्ली में प्यार, केजरीवाल जी ने वादे किए थे, कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, रामलीला मैदान से मैं फैसले करूंगा, किया क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, कि जो उसमें जाएगा धुल के आ जाएगा वापस। और हम क्योंकि मुखालफत करते हैं, हम बोलते हैं, खुंकार देते हैं इनको, तो इनको ये लगता है कि ये बोलते क्यों हैं, ये काम क्यों करते हैं। मोदी जी को राहुल गांधी से डर नहीं है, मोदी जी को डर है इस समय अगर किसी से तो वो है अरविंद केजरीवाल से। आप अपनी कमी छुपा रहे हो। आपके एजुकेशन मिनिस्टर जेल में, आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में, आपकी दमदार आवाज संजय सिंह जेल में, तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, खेल खेल में जेल में है। आज ही किस ऐसे विपक्ष के बोलने वाले नेता को अंदर नहीं कर रहे हैं। आप चाहे नारायण किसी का भी नाम ले लीजिए, आप चाहे जिसको कहते हैं ये महिला एमपी जो थी हमारी, जो दबंगई से बोलती है, मोहिना मित्रा जी, ठीक है, उनको भी अंदर किया, कर रहे हैं ना, लटक के ले गए पुलिस। अब की बारी अंदर करने की जो बारी है अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस पहुंच चुका है। आपके सबसे बड़ा नेता है, कभी भी जेल में जा सकते हैं। आगाज इंडी गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो आगाज से पहले ही नीतीश जी छोड़ गए आपको, आम आदमी पार्टी ने भी बयान दे दिया। देखिए, मैं तो बोलती हूँ कि नीतीश जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि देखिए एक तो दूसरा प्रदेश है, नहीं कुछ तो बोलो, दूसरा प्रदेश है तो क्या है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। छोटी सी शायरी बोलती हूँ कि कुछ ना मजबूरियां होंगी सनम, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पंजाब में प्रियदर्शनी जी आपकी सरकार है, जी, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है जी, आप हरियाणा में वोट मांगने जा रहे हो अभी जी, तो क्यों ना पंजाब में भगवत मान जी बोल दे कि हम हरियाणा को पानी देंगे। हम तो बोल रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार है हम। अरविंद केजरीवाल की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि आप मुझे 15 मिनट दें, मोदी जी 15 मिनट दें, जिस समाधान को ये निकाल नहीं पा रहे, मुझे 15 मिनट दें, मैं 15 मिनट में समाधान निकाल दूंगा। राजनीति में भी मैं बताऊं, देखिए जिसको शोषित होना होगा ना, वो कहीं भी शोषित होगा, ठीक है, और जिसके अपने कुछ नियम कानून होंगे, जिसका खुद अपना एजेंडा होगा कि जनता की सेवा करनी है, साफ सुथरा काम करना है, साफ सुथरी छवि लेके चलना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला किसी भी फील्ड में शोषित हो सकती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या चाहे राजनीति। लिव इन में जो लड़कियां रहती है बाद में क्लेम ठोक देती है कि मेरे से शादी नहीं की, बलात्कार हुआ, ऐसी चीजें बिल्कुल गलत है। जब भाई आप तो अपनी मर्जी से गए हो ना, आप अपनी मर्जी से ही गए हो ना उस रिश्ते पे, कोई जबरदस्ती तो नहीं लेके गए आपको। तो मुझे लगता है कि उसके बाद एक खूबसूरत, अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में नहीं बन रही है, ठीक है, और किसी कारणवश वो रिश्ता टूट गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को और गंदा ना करके बहुत ही प्यार से भी अलग हुआ जा सकता है, क्योंकि कब किसका क्या विचार बदल जाए। मैं जरूरी नहीं बोलती कि लड़का ही लड़की को छोड़ता है, कितनी बार लड़कियां भी लड़कों को छोड़ देती हैं, ऐसा भी होता है बहुत बारी। इनफैक्ट मैं बताऊं, आजकल तो केसेस ऐसे हो गए कि महिलाएं लड़कों को छोड़ देती हैं, बेचारा पुरुष ये सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ। आप समझ रहे हैं? तो लेट अस नॉट ब्लेम एनी स्पेसिफिक जेंडर, किसी एक जेंडर को ना ब्लेम करते हुए हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। महिला भी खराब हो सकती है, पुरुष भी खराब हो सकता है। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रियदर्शनी जी, जो एक्टर है, मॉडल है और नेता है, आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा की थी अभी गुड़गांव में, और कल ही उनकी बदलाव रैली हुई है जिंद के अंदर। आइए रैली में क्या धमाका किया इन्होंने और ये बदलाव कैसे लेके आएंगे हरियाणा में, प्रियदर्शनी जी से उनके विचार जानते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भारद्वाज जी, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। आप बदलाव यात्रा की आपने कल जिन में बदलाव रैली निकाली, कितनी स्ट्रेंथ आई थी और कैसे बदलाव लेके आएंगे आप हरियाणा में? देखिए, हुंकार तो हमने डाल दी है और आगाज आप देख सकते हैं, 50,000 की भीड़। आप रैली में जो आए थे लोग, वो अरविंद जी का प्यार बताता है। आप ये सोचिए कि अगर इस किस्म की रैली अगर कांग्रेस और बीजेपी को करनी पड़े तो 2-2 महीने भी लगा देंगे, तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके 2 कारण हैं कि आप अभी भी खट्टर साहब को मैं देख रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, सबने देखी होगी ये वीडियो, तो बड़ी वायरल हुई थी ये वीडियो, कि खट्टर साहब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कुर्सियां खाली थी। और उसके बाद जब हुड्डा साहब जब कहीं जाते हैं तो इनका तो अंतर्कलह ही इतना है, ये आपस में ही लड़ पिट रहेंगे, ये क्या ही मिलके रैली करेंगे। प्रियदर्शनी जी आप बोल रहे हैं ये हरियाणा है, 3 तरफ से इसने दिल्ली को घेर रखा है और हरियाणा में बहुत बड़ी बड़ी रैली है जिसमें लाखों की भीड़ जुड़ती है। आप 50,000 को बहुत बड़ी रैली बता रहे हैं। देखिए, एक पार्टी जो 10 साल पुरानी है, एक पार्टी जो 100 साल पुरानी है, आप वो भी तो कंपेयर करिए ना। एक पार्टी
जो कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, हम तो वाकई आम लोगों की पार्टी है, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है, हम तो झोला मार पार्टी है भाई, हम फकीर पार्टी है, हमने ना कोई एक पैसा खर्चा करते हैं। सत्ता तो दोनों को चाहिए ना, जो 10 साल वाली पुरानी पार्टी को भी सत्ता चाहिए, 100 साल वाली को भी चाहिए। इनको सत्ता चाहिए, हमें जनता का प्यार चाहिए। जनता का प्यार इसलिए चाहिए कि हम सत्ता में आके, सरकार में आके जनता के काम करें। जनता ने दिया था एक बार आपको दिल्ली में प्यार, केजरीवाल जी ने वादे किए थे, कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, रामलीला मैदान से मैं फैसले करूंगा, किया क्या? आज दिल्ली के जन जन में, मन मन में अरविंद केजरीवाल है। आज दिल्ली का ऐसा कोई भी, आप दिल्ली में चलिए, मैं आपको सरकारी स्कूल दिखाती हूँ, और आप चलिए उसके बाद हरियाणा में भारद्वाज जी मेरे साथ चलिए एक दौरा करते हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, क्या अद्भुत काम किया है। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, यकीन मानिए, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक सरकारी स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं। मैं तो खुद कभी सोचती हूँ, मैं तो खुद कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मुझे लगता है कि काश सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल शायद उस जमाने में होते तो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ते और माँ बाप के कुछ पैसे बचाते हैं। देखा मैंने आपके मोहल्ला क्लिनिक में जिसमें कुत्ते घूम रहे थे, देखा हमने आपके स्कूल जिसमें आतिशी जी डांट रही थी कि ये स्कूल है क्या, ये दशा है क्या स्कूलों की। लेकिन अभी आपने बोला ना कि आतिशी जी डांट रही थी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये डांट फटकार हो रही है ना। यहाँ तो कोई डांट फटकार भी नहीं देखने जा रहा। यहाँ पे अगर आप कंप्लेन भी कर देंगे कि भैया स्कूल आके देख लो, कितनी बार तो मैं हजारों बार तो मैं डीसी ऑफिस चली गई, ये पार्षद के पास चली गई, हर जगह चली गई कि भाई आप देखो ये क्या काम हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल की हालत, आप ये सोचिए पूरे गुड़गांव में एक ही सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन दवाइयों के नाम पे, डॉक्टरों के नाम पे नीलबटा सन्नाटा है। आप 9 साल से विपक्ष में हैं, गुड़गांव में कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बनवा पाए हॉस्पिटल, क्यों नहीं सरकार पे आप दबाव बना पा रहे? देखिए दबाव तो पूरा बना रहे हैं, लेकिन ये बहरी और गूंगी सरकार है, इनको, ये निर्लज्ज लोग हैं, आप समझिए, इनको सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि इनको समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ भोगीवादी विचारधारा के लोग हैं, और जो भी व्यक्ति भोगीवादी यानी कि सिर्फ कैपिटलिज्म के बारे में सोचेगा, वो नहीं सोचेगा जनता के हित के बारे में। आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है जो वाकई बोलती है कि हम आपको स्कूल अच्छे देंगे, हम क्या बोलते हैं, हम आपको बिजली सस्ती देंगे, फ्री देंगे। क्या और कुछ बोल रहा है कोई और सरकार में? ये सब अब हमें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट के कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। खट्टर साहब राजस्थान के चुनावों में जाके बोल के आ गए कि मैं आपको बिजली ये सिलेंडर सस्ता दूंगा। अरे खट्टर साहब, ये मैनिफेस्टो आपने राजस्थान में पढ़ लिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, यहाँ कर दो। हरियाणा वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका, यहाँ कर दो। राजस्थान इलेक्शन आपने लड़ा, आपने राजस्थान की चर्चा की अभी, राजस्थान में आपकी पार्टी शून्य पे रही। देखिए वहां तो हम इलेक्शन एक तरह से लड़े ही नहीं। मैं बोल रही हूँ, हम हमेशा बोलते हैं कि हमने तो कांग्रेस के लिए रास्ता साफ कर दिया था। कांग्रेस हमेशा ये हमारे पर इल्जाम लगाती रही कि ये हमारी वोट काटते हैं, तो हमने तो रास्ता साफ कर दिया था। हमने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बहुत पहले ले ली थी और ये बोल दिया था कि भाई आपकी स्वेच्छा, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, नहीं लड़ना चाहते, पार्टी के पास इतना फंड नहीं है, ठीक है। देखिए हम कोई बहुत अमीर पार्टी नहीं है, जो हमारे पास लिमिटेड फंड है हम उसी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमीर पार्टी नहीं है, फिर भी शीश महल पे आप 60-70 करोड़ रुपए लगाते हो। कौन सा शीश महल? ये सब केजरीवाल जी का शीश महल है। कोई शीश महल? आप ये बताओ। अच्छा, आप तो बहुत समझदार आदमी है भारद्वाज जी, ठीक है। और लेकिन एक बात बताइए कि कोई भी सरकारी मकान में शीश महल बनवाए, आप सरकारी मकान में शीश महल बनवाओगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है, नौटंकीबाज पार्टी है। जब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचता, जो व्यक्ति सादे कपड़े पहनता है, जो व्यक्ति बच्चों की कसम खाता है, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं मैं, जो व्यक्ति गाड़ी लेने से मना कर रहा है, तो उसको उसमें सरकारी आवास में इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है? नहीं लगाए हैं ना, ये सब वही तो मैं बता रही हूँ कि ये सब अफवाहें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो 2-3 जो एमएलए बच गए हैं ना, 5-6 जो एक ही नोवा में आते हैं और एक ही नोवा से चले जाते हैं। अब कोई काम धंधा तो है नहीं, तो क्या करेंगे? ईडी का नोटिस आएगा आपको, आपके नेता जेल जाएंगे, तब मानेंगे आप भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए ईडी का नोटिस आएगा, आता है और आता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि हम डर के काम करना बंद कर दें। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, कि जो उसमें जाएगा धुल के आ जाएगा वापस। और हम क्योंकि मुखालफत करते हैं, हम बोलते हैं, खुंकार देते हैं इनको, तो इनको ये लगता है कि ये बोलते क्यों हैं, ये काम क्यों करते हैं। मोदी जी को राहुल गांधी से डर नहीं है, मोदी जी को डर है इस समय अगर किसी से, तो वो है अरविंद केजरीवाल से। आप अपनी कमी छुपा रहे हो। आपके एजुकेशन मिनिस्टर जेल में, आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में, आपकी दमदार आवाज संजय सिंह जेल में,
तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, खेल खेल में जेल में है। मैं बता रही हूँ ना, इन्होंने तो ईडी या सीबीआई या सरकारी मशीनरी को खिलौना बना लिया है। इनको कोई मतलब नहीं है कि आप एक बताइए कि मनीष सिसोदिया जी का इन्होंने घर छान मारा, ठीक है, संजय सिंह जी का इन्होंने घर छान मारा, ठीक है। नेता लोग घर में थोड़ी पैसे रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? आप बताओ तो कहाँ रखते हैं? मुझे क्या मालूम, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो एक झुंझुना भी नहीं मिला। तो भारद्वाज जी तो जेल में क्यों है फिर वो? देखिए, ये तो इनकी साजिश है, क्योंकि आप ये सोचिए कि संजय सिंह ऐसी बुलंद आवाज थे, अगर ये राज्यसभा में होते तो क्या इनके जो कच्चे टच्चे हैं वो खोलते नहीं? आपको नहीं लगता कि अब बुलंद आवाज को दबाने का तरीका है? आज ये किस ऐसे विपक्ष के बोलने वाले नेता को अंदर नहीं कर रहे हैं? आप चाहे नारायण किसी का भी नाम ले लीजिए, आप चाहे जिसको कहते हैं ये महिला एमपी जो थी हमारी, जो दबंगई से बोलती है, मोहिना मित्रा जी, ठीक है, उनको भी अंदर किया, कर रहे हैं ना, लटक के ले गए पुलिस। अब की बारी अंदर करने की जो बारी है अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस पहुंच चुका है, आपके सबसे बड़ा नेता है, कभी भी जेल में जा सकते हैं। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, इस पे क्या ही टिप्पणी करूं मैं, लेकिन ये गारंटी है कि इससे हम डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं हैं, और ना ही हम बिखरने वाले हैं। अगर हमें जेल में भी डालेंगे तो जैसे कि हमारे शीर्ष नेता बोलते हैं, हम जेल से भी सरकार चलाएंगे और जेल से भी चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि क्रांतिकारी जेल में भी रह के क्रांति नहीं भूलते थे और देश को सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए, चाहे जेल से चलानी पड़े। नहीं, सत्ता नहीं, देश में जो क्रांतिकारी करते थे, जैसे कि 1947 से पहले क्रांतिकारी जेलों में रहते थे, लेकिन भगत सिंह, शहीद राजगुरु, क्या इन्होंने क्रांति नहीं की? हम भी क्रांति करेंगे। जेल जाना कोई शर्म की बात नहीं है, क्रांति की है हमने। अगर हम आज झूठ बोलते तो आज हम जेल में नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, एक रैली करके आप क्या हरियाणा जीतना चाहते हैं? एक रैली नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगाज इंडी गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो आगाज से पहले ही नीतीश जी छोड़ गए आपको, आम आदमी पार्टी ने भी बयान दे दिया। देखिए, मैं तो बोलती हूँ कि नीतीश जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि देखिए, एक तो दूसरा प्रदेश है, दूसरी कुछ तो बोलो, दूसरा प्रदेश है तो क्या है? इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो। छोटी सी शायरी बोलती हूँ कि कुछ ना मजबूरियां होंगी सनम, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ मजबूरी होगी नीतीश बाबू की। तो यूं ही बेवफा चलती रही, बेवफाई चलती रही तो आपके सनम कहाँ रह जाएंगे? देखिए, मैं तो हम बाकी दलों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। आपको अगर पता है तो नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने वाले थे। बिल्कुल बनने वाले थे, बिल्कुल। उन्होंने तो एक नेता से जाके मीटिंग भी की थी, 17 महीने इस पे काम किया था और बिल्कुल हुआ था। तो वो कल तक आरजेडी के साथ थे, फिर एकदम उन्होंने पलटी मारती, तो वो सुना होगा ना आपने, एकदम से वक्त बदल गया, एकदम से जज्बात बदल दिए। तो होगा, मैं बोल रही हूँ कि कोई मजबूरी होगी, यूं ही कोई सनम बेवफा नहीं होता, कुछ होगी मजबूरी। आपकी क्या मजबूरी है? आप पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे कांग्रेस पे और फिर आपने अलायंस कर लिया, आपकी क्या मजबूरी है? देखिए, जहां पे जिस तरीके से जहर सांप्रदायिकता का इन्होंने घोला है भारतीय जनता पार्टी ने, आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग में ये डाला है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स की जाए। आपको नहीं लगता कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? मेरा सवाल है, आपने कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे शीला दीक्षित जी पे, हाँ। फिर आपने अभी अलायंस क्यों किया कांग्रेस से? क्यों आप भ्रष्टाचारी नहीं है? फिर भ्रष्टाचारी के साथ जनता पार्टी का जो गंदगी इस पूरे देश में फैल रही है, इस गंदगी को हटाने के लिए अगर हमें किसी के साथ भी गठजोड़ करना पड़ेगा तो मुझे लगता है राजनीतिक समीकरण के हिसाब से ये कोई गलती नहीं। यानी आप भ्रष्टाचारियों के साथ जाएंगे। जब तक आपको सत्ता नहीं मिली थी तब तक आप आरोप लगाते थे दिल्ली कांग्रेस के ऊपर, आज आपके पास सत्ता है तो आप कांग्रेस के साथ चले गए। देखिए, कांग्रेस भी अपनी गलतियों से सीखा है, 10 साल वो भी सीखे ही हैं कि अगर नहीं सीखे होते तो मीन नेता जनता को बेवकूफ बनाते हैं। पहले आप कह रहे थे कांग्रेस चोर है, भ्रष्टाचारी है, शीला जी ने भ्रष्टाचार किया है, और आपके पास जब दिल्ली में सत्ता आ गई तो आप कांग्रेस के साथ चले गए। नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं गए हम लोग, गठबंधन में है ना अभी आप? गठबंधन में हैं, लेकिन ये आपके नेता चाय पानी पीते हैं ना कांग्रेस के नेताओं के साथ? भाई, चाय पानी तो आप भी बुलाओगे तो आपके साथ भी पी लेंगे हमारे के नेता, ऐसी कौन सी दिक्कत है? हमारे संस्कार ये कहते हैं कि चाय, और हरियाणा में तो और बोलते हैं भाई चाय पानी तो कोई आएगा तो भैया पिलाएंगे ही ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आप चाय पानी पिलाओ, भ्रष्टाचारियों को साथ मत दो। प्रियदर्शनी जी, आप बचो मत। बिल्कुल नहीं बच रही हूँ भारद्वाज जी, बिल्कुल नहीं बच रही हूँ, मैं एकदम हकीकत बोल रही हूँ आपको कि अगर संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें कोई भी निर्णय लेना होगा, या हमारे उच्च नेतृत्व को कोई भी निर्णय लेना होगा, हम उसके साथ हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि सत्ता बचाने के लिए हम भ्रष्टाचारियों के साथ भी जा सकते हैं? आप सत्ता शब्द आपको बहुत पसंद है भारद्वाज जी, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हम जनता के निर्माण का, जन कल्याण का काम कर रहे हैं। मैं आपको वाकई बोल रही हूँ कि यहाँ पे हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, और हम वाकई विकास की राजनीति कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आपको पंजाब में मिलेगा। पंजाब में
1.5 साल की सरकार में 32,000 नौकरियां दी हैं हमने। और मैं आपको हरियाणा का रिकॉर्ड बता दूं, बेरोजगारी के जब डेटा निकाला गया था, और ये मेरा खुद का डेटा नहीं है, सरकारी आंकड़ा बता रही हूं मैं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम दूसरे नंबर पे हैं बेरोजगारी पे। शर्म आनी चाहिए खट्टर साहब को, जो इन्होंने इतने लंबे लंबे जुमले किए। जन संवाद में खट्टर साहब से कोई नौकरी मांगने चला जाता है ना, तो बोलते हैं कि चल मैं तुझे जिसको कहते हैं वहां पे ले चलता हूँ, अंतर्यान में। तो अभी खट्टर साहब तो तीसरी बार आने की तैयारी कर रहे हैं। सेंटर में मोदी जी की हुंकार है और नीचे खट्टर सरकार है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। आप ये बताइए ना, मुंगेरी लाल रोक पाएंगे आप उनको? क्यों नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल रोकेंगे। आप देखेंगे, मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे भारद्वाज जी, हम फिर मिलेंगे। दुनिया बहुत छोटी है, गोल चक्रा है, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, और आप देखिएगा सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस हरियाणा के अंदर मजबूत है, अकेले हुड्डा अपने दम पे 30+ सीट लेके आते हैं हर बार। कैसे जवाब देंगे आप? हुड्डा साहब देखिए, मैं बताऊं, पहले अपना खुद का अंतर्कलह खत्म करें। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला सब इनसे लड़ रहे हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि इनकी अंतर्कलह ही नहीं खत्म हो रही, इनका संगठन नहीं है कांग्रेस का। बिना संगठन के जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी 30+ सीटें विधानसभा में लेके आती है, 90 की विधानसभा है, 30+ सीटें लेके आती है, तो आप सोचिए आपका तो संगठन कहीं है ही नहीं। संगठन क्यों नहीं है हमारा संगठन इस टाइम हरियाणा में सबसे बड़ा है। 11,658 लोगों का संगठन है हमारा। और आप ये सोचिए, वो कागज पे है, धरातल पे भी है। धरातल पे जी, धरातल पे। मैं कहाँ की हूँ? इसी संगठन की हूँ ना। मैं आपको कागज पे दिख रही हूँ, धरातल पे दिख रही हूँ? धरातल पे हूँ ना। वही बात है कि यहाँ पे हमारा जो संगठन है वो धरातल पे एक एक ब्लॉक का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है, पिलर की तरह। असवाइवल की बात की थी आपने। जी। पानी मिलेगा हरियाणा को? पानी मिलेगा हरियाणा को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, अगर मोदी सरकार की मंशा हो। मोदी जी ने इसी रेवाड़ी में जब जनसभा हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, वहां पे बोल के आए थे कि मैं हरियाणा का पानी जाने नहीं दूंगा जो पाकिस्तान जा रहा है। इस समय तो मोदी जी की, इसका मतलब भक्ति जो है, 65% पानी जो है वो पंजाब में नहीं जा रहा, हरियाणा में नहीं जा रहा, वो पाकिस्तान में जा रहा है। इसका जवाब पंजाब में प्रियदर्शनी जी आपकी सरकार है जी, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है जी। आप हरियाणा में वोट मांगने जा रहे हो अभी जी। तो क्यों ना पंजाब में भगवंत मान जी बोल दे कि हम हरियाणा को पानी देंगे? हम तो बोल रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार है हम। अरविंद केजरीवाल की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि आप मुझे 15 मिनट दें, मोदी जी 15 मिनट दें, जिस समाधान को ये निकाल नहीं पा रहे, मुझे 15 मिनट दें, मैं 15 मिनट में समाधान निकाल दूंगा। मोदी जी के पास 15 मिनट नहीं है, क्योंकि इसलिए उनके पास 15 मिनट नहीं है क्योंकि वो घुमाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ राउंड एंड राउंड, क्योंकि दोनों राज्य जब लड़ेंगे तभी ये सत्ता भोग पाएंगे। ये इनको किसी से प्यार नहीं, ना पंजाब से प्यार है, ना इनको हरियाणा से प्यार है। घुमाने से मेरे को याद आया, अरविंद केजरीवाल को विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष वाले भी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता बोलते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? विपक्ष का तो कुछ भी काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना, हमारा काम है काम करना। आप काम बोलता है, आज काम की राजनीति बोलती है, वरना 10 साल पुरानी पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ये अपने आप में एक अचंभा तो नहीं हो सकता ना। बहुत कड़ी मेहनत इसके ऊपर लगी होगी, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है। आज इतने राज्यों में हमारे MLAs हैं और तोड़ने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, ये तोड़ नहीं पा रहे। राम मंदिर की धूम चारों तरफ थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपकी पार्टी का और आपके क्या विचार राम मंदिर के बारे में? राम सबके लिए पूजनीय है और राम सबके लिए पूजनीय। राम तो सबके दिल में बैठते हैं, मेरे दिल में भी बैठते हैं, आपके दिल में भी बैठते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी नानी की गोद में या मेरी माँ की गोद में, तब बीजेपी का कोई अस्तित्व भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। तब भी राम के नाम पे, ठीक है, हमें दोहे सुनाए जाते थे, जो चौपाई होती थी चौपाई सुनाई जाती थी। और तो इसका मतलब कि राम जो है वो हमारे पूरे के पूरे सनातन धर्म की नींव है। जब नानी माँ आपको सिखाती थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल से आप सीखते हैं। राजनीति की चपेट में आप, लहर में है राजनीति की। तो आज सिस्टम बदल गया है। अरविंद जी बोलते हैं, अरविंद जी हर समय बोलते हैं कि राम मंदिर नहीं एम्स होना चाहिए। तो नानी जी अच्छी बातें सिखाती थी, अरविंद केजरीवाल एम्स मांग रहे हैं। राम मंदिर भक्तों की आस्था नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं मांग रहे। अगर ऐसा होता कि अगर धार्मिक नहीं होते या हम लोग राम भक्त नहीं होते, तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने आप राम भक्त होते तो वहां जाते हैं 22 जनवरी को? जाएंगे। अरविंद जी ने खुद बोला है कि 22 को क्यों नहीं गए? वो तो इनविटेशन का इंतजार कर रहे थे, इनविटेशन मिला नहीं अरविंद जी को। तो भगवान के दरबार में इनविटेशन की क्या जरूरत है? उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है ना, आपको नहीं मालूम? मोदी जी सबसे बड़े इवेंट प्लानर है। सो आप ये सोचिए कि आप मोदी जी जो है उन्होंने तो इवेंट प्लानिंग कर रखी थी। अब उस इवेंट प्लानिंग का तो हम नहीं करेंगे, हम राम के भक्त हैं। आप दर्शन के लिए जाते,
राम की भक्ति के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं होता, राम की भक्ति आप कभी भी कर सकते सेम मैं कह रहा हूँ, कौन रोक सकता था अगर आप 22 जनवरी को जाते तो? अगर हम 30 को भी चले जाएंगे, 28 को भी चले जाएंगे तो कौन रोक लेगा? आप दर्शकों को बताइए कब जाएंगे राम मंदिर? जब अरविंद जी जाए। मैं अपनी बात बोल सकती हूँ, प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तब चले जाएंगे। जब प्रभु श्री राम चलेंगे, आप भी चलना चाहते हो तो आप भी चलिए जी। आइए। थोड़ा सा आप अपने विषय में बताइए, आपका राजनीति में कब आना हुआ? आप मॉडलिंग में आपका अच्छा करियर था, आपने क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल में काम किया, आप क्यों राजनीति में आना पसंद किया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक्ट्रेस थी, साउथ में भी मैंने काम किया, प्रकाश राज जी के साथ भी काम किया, उसके बाद राहुल महाजन का स्वयंवर, क्राइम पेट्रोल, लव लॉकअप जैसे शोज़ की में मैंने काम किया एज एन एक्ट्रेस। जोर का झटका शाहरुख के साथ किया। जब मैं काफ़ी 15 साल की उम्र से मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, 15 साल की उम्र से मॉडलिंग करके मतलब 22-23 साल तक मैंने किया। न्यूज़ एंकर के रूप में भी काम किया मैंने। और ऐसा नहीं था कि इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अक्सर लोग एक्ट्रेसेस जब कम उम्र में काम करने लगती हैं अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ देती हैं, बट मेरे फादर क्योंकि एक सरकारी अफसर थे और इसी वजह से हमारे यहाँ पढ़ाई का बहुत माहौल था, पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इसी वजह से मैंने ग्रेजुएशन भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज से की। उसके बाद जर्नलिज्म किया, जैसे आप पत्रकार वैसे ही पत्रकारिता मैंने भी पढ़ी, मास कम्युनिकेशन किया मैंने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कीड़ा था, कहीं ना कहीं वो जज्बा था, जनूनियत थी, क्योंकि छात्र राजनीति में भी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी बड़े एक्टिव थे, एनएसवाई में भी थी। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। कब जुड़ी आप राजनीति से? छात्र राजनीति में थे जब उस टाइम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन उसके बाद एक ब्रेक हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप चले जाते हो तो आप छात्र राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लैमर अलग फील्ड होती है, टाइम मांगता है और पैसा कमाना भी ज़रूरी होता है जीवन में। तो उसके बाद मेरा विवाह हुआ, लेकिन वो कीड़ा था, वो जज्बा था कि लोगों के लिए कुछ काम करना है, कुछ ऐसा करना है। तो फिर उसके बाद मैंने 2022 में पार्टी ज्वाइन की, और मुझे लगता है कि पार्टी ने जितना मुझे मान सम्मान दिया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। ये पढ़े लिखों की पार्टी है, इंटेलेक्चुअल लोगों की पार्टी है। यहाँ पे अगर आप वाकई आपके अंदर काम करने का जज्बा है, हुनर है, तो आपसे कोई नहीं पूछ। बॉलीवुड में जो लेडीज काम करती है, ये बोलते हैं कि बॉलीवुड में कीचड़ है जी, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है वो जी। आपने बॉलीवुड में भी काम किया। राजनीति का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है कि नेता लोग भ्रष्ट होते हैं, नेता महिलाएं आगे नहीं आ पाती है, तो आपका क्या ख्याल है? अगर मैं दोनों की तुलना करूं, राजनीति वर्सेस बॉलीवुड, तो आप दोनों में दो शब्द बताइए। देखिए, काम कोई भी बुरा नहीं होता, मैं आपको बताऊं, काम कोई भी बुरा नहीं होता। व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है उस काम के प्रति, ठीक है, ये आपके लिए मायने रखता है। हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं, एक तरीका होता है, लोग कास्टिंग काउचेस के बारे में बात करते हैं कि कास्टिंग काउचेस बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड में, बट मेरा अभी तक का कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस आज तक का, ठीक है, नहीं रहा है, जबकि मैंने एंडेमॉल या फिर यूटीवी जैसे बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया है। और आपको मैं बताऊं, जितनी ये प्रोफेशनल है उतनी कोई प्रोफेशनल इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री बिजनेस बेस्ड इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री। अगर आप उनको बिजनेस दे रहे हैं, आपको उनसे फ़ायदा है, आपको उनको एक काम दे रहे हैं, वो आपको काम मिलेगा। यहाँ पे कलाकार, काम करने वालों की कीमत है। अगर आप मेहनती हैं, कीमत है या शोषण है? महिलाओं का क्या शोषण होता है बॉलीवुड में? कोई शोषण नहीं है, आज तक नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं खुद इंडस्ट्री में 10 साल रही, मेरे को आज तक ये कभी फेस ही नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कोई शोषण हो। आप अपना काम करिए, अपना घर जाइए, पैकअप के बाद आपकी मर्जी है अगर आप वो लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं या नहीं अपनाना चाहते। मैंने कभी भी वो लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में नहीं अपनाया। मेरा पैकअप के बाद मैं सीधे अपने घर जाती थी। मेरे साथ मेरी हमेशा शूट में मेरी मदर, मेरी मौसी रहती थी। तो लोग कहते हैं कि महिलाओं का शोषण होता है फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने तरीके से चलेंगे, संयम से चलेंगे, नियम से, तो ऐसी कोई बात नहीं। नशे की प्रवृत्ति भी पाई जाती है जोश, फिल्म इंडस्ट्री में नशा ज्यादा है। देखिए, नशे की प्रवृत्ति तो वैसे भी पाई जाती है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करिए, आप पूरे हरियाणा में चले जाइए, खट्टर साहब ने इसको पूरा नशे का कारोबार बना दिया है। आप ये देखिए ना कि जितना नशा आज की डेट में हरियाणा में, उतना कहीं भी नहीं है। मेरा सवाल था आपसे, बॉलीवुड और पॉलिटिकल पार्टियों में अगर कंपैरिजन करें तो उसके बारे में बताइए। राजनीति में भी मैं बताऊं, देखिए, जिसको शोषित होना होगा ना, वो कहीं भी शोषित होगा, ठीक है, और जिसके अपने कुछ नियम कानून होंगे, जिसका खुद अपना एजेंडा होगा कि जनता की सेवा करनी है, साफ सुथरा काम करना है, साफ सुथरी छवि लेके चलना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला किसी भी फील्ड में शोषित हो सकती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या चाहे राजनीति हो। आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, आप यंग है, ब्यूटीफुल है, बोल्ड है जी। तो क्या आपने लव मैरिज किया, माता पिता के अनुसार किया, अरेंज मैरिज? माता पिता के अनुसार ही किया। हमें तो समय ही नहीं था। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने 15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, तो इतना समय ही नहीं था कि हम लव अफेयर चलाते और किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ते। माँ बाप ने दिखा दिया, जी ये लड़का है,
इसे शादी करनी है, हमने कर ली, हमने तो देखा भी नहीं था ठीक से। क्यों? बॉलीवुड में तो हर रोज पति हस्बैंड लव इन चेंज होते रहते हैं। कहने वाली बातें, ऐसा नहीं है। देखिए, रिश्तों कुछ ऐसे भी हैं जो रिश्ते निभाते भी हैं, हम रिश्ते निभाने वालों में से हैं। हमें ऐसा लगता है कि शादी ब्याह एक ऐसी चीज होती है जिसमें परिवार की सहमति होना बहुत जरूरी है। और मैं कितनी भी मॉडर्न हो जाऊं, मुझे लगता है मैं आज भी उतनी ही कंजर्वेटिव विचारधारा की हूँ, अपनी जमीन से जुड़ी हुई। मॉडर्न से याद आया मेरे को, महिलाएं कब तक राजनीति में अच्छी तरह से भाग लेने लगेगी? दुपट्टा छोड़ के महिलाओं की समस्याओं को उठाने के लिए महिला कब आगे आएगी? दुपट्टा हमारी शान है, हमारा मान है। मैं तो खुद दुपट्टा लेके चलती हूँ, कितनी बार अपने गांव जाती हूँ या कहीं हरियाणा में मान लीजिए किसी रूरल एरिया में देती हूँ, मुझे खुद गर्व फील होता है। दुपट्टा पहनना, सूट पहनना, साड़ी पहनना हमें कहीं से भी हमें गवार नहीं दिखाता, हमें ये नहीं दिखाता कि हम कहीं से पिछड़े वर्ग के हैं। सोच में हमारे लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ना तो कि आप पर्दा प्रथा के पक्ष में है? मैं किसी भी ऐसा कोई भी आप सोच समझ के जवाब देना इस विषय में, क्योंकि आधी आबादी वोटर महिला भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं महिलाओं के पक्ष में बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, कोई भी प्रथा, चाहे पर्दा प्रथा हो, ठीक है, मैं जिस समाज से आती हूँ, मैं राजपूत समाज से आती हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पर्दे को बहुत शान माना जाता है, हमारे यहाँ पर्दे को बहुत मान माना जाता है, ठीक है। अगर मैं पर्दा करती हूँ अपने बड़ों के सामने, मुझे बहुत गर्व फील होता है, मैं कंफर्टेबल हूँ उससे। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, वो उसका लुकआउट है। मैं साड़ी पहन के, सूट पहन के शायद अपने आप को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ जितना मैं शायद जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं करती हूँ। इतनी मॉडर्न होने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एक से एक फोटोशूट दे रखे हैं जिसकी आप कल्पना भी लोग नहीं कर सकते हैं। वो सब फोटोशूट देने के बाद वो मेरा काम है, वो कैमरा कल्पना नहीं करते सकते, इससे क्या मतलब आपका? मतलब अच्छे बोल्ड फोटोशूट दे रखे हैं, जैसे आप मेरा अभी परिधान देख रहे हैं तो काफी बोल्ड फोटोशूट दे रखे हैं, लेकिन वो फिल्मी दुनिया है, वो मेरा काम है, मैंने काम खत्म किया। लेकिन ये मेरा रियल पर्सनालिटी है, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ, और सबकी अपनी अपनी सोच है। जो लड़कियां बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती है उनके लिए क्या सजेशन आपका? सबसे पहला सजेशन, अपने मम्मी पापा को की सहमति के बिना प्लीज मत जाइए, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत कच्ची उम्र होती है, 15 साल 16 साल 17 साल उम्र होती है, बहुत कच्ची उम्र होती है, इतना ज्ञान नहीं होता हमारे अंदर, ठीक है। तो जरूरी है कि घर के बड़े, आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद हो, मम्मी हो पापा हो, साथ में चलें आपके। दूसरी बात कि अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएटिंग इंडस्ट्री है, चाहे राजनीति हो या चाहे ये वाली इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, टेलीविजन इंडस्ट्री हो। कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता है। काम नहीं होता तो कम से कम आपके पास अपनी डिग्री होगी, एजुकेशन होगा, तो कुछ तो कर ही लोगे, 2 पैसे कमा ही लोगे। आप एक्सप्लॉइट कभी नहीं हो सकते हो अगर आप शिक्षित हो। आप अशिक्षित होते हो, आपके पास कोई और जरिया नहीं होता, तभी आप गलत काम करते हो। जी, आप धार्मिक भी है, बोल्ड भी है। लिव इन रिलेशनशिप के मामले में आपका क्या विचार है? देखिए, जो करते हैं वो उनकी स्वेच्छा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है रहते सभी लिव इन में है, सहयोग सभी करते हैं, भगाने में सहयोग करते हैं, लेकिन फिर पर्सनली खिलाफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप मुझे लगता है कि सबकी अपनी स्वेच्छा होती है, ठीक है, और सबका अपना एक सोच होती है। जो करते हैं, मैं उसमें कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन मेरी अपनी ऐसी सोच है कि शादी, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, हमारी उपनिषदों में लिखा है कि शादी एक अपने आप में एक अपना रस होता है। एक आप सिर्फ शादी दो लोगों की नहीं होती है, पूरा परिवार जुड़ता है, पूरा समाज जुड़ता है। और शादी का प्राइमरी फैक्टर होता है, मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना मानना है, कि आप बच्चे पैदा करें, आपकी आगे की जनरेशन बढ़े, आगे की पीढ़ी भी बढ़े, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है लिविंग रिलेशनशिप, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जो रस है ना, वो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। और शादी एक पवित्र बंधन है जो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी मुकाबला कर सकता है। तो मैं तो लिव इन के सहमति नहीं हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं उनको जयराम जी की। फ्यूचर में अगर कभी आप नेता बनी या चुन ली जाती है जी विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए, तो क्या आप एडल्ट्री कानून के बारे में या इसमें लिव इन के बारे में आवाज़ उठाएंगे, इसके विरोध में? एडल्ट्री कानून किस मुद्दे पे एडल्ट्री देखिए, मैं बताऊं, एडल्ट्री के ऊपर तो अभी भी पति पत्नी का साथ रहते हैं, और पत्नी का दूसरे जगह अगर संबंध है तो वो एडल्ट्री कानून है, वो तो उसमें सजा नहीं मिलती पत्नी को। तो उस विषय में एडल्ट्री कानून उसी विषय में है। देखिए, अब तो कानून ही बन गया है इसके ऊपर, तो इस पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब कानून के खिलाफ क्यों? जनता अगर आवाज उठाए, नेता अगर आवाज उठाए तो बदलाव ला सकते हैं आप। देखिए, आप बदलाव यात्रा करने के शौकीन भी है। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि लिविंग रिलेशनशिप कि मैंने कहा मैं खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन मैं खुद वो नहीं कर सकती हूँ। क्यों? आपके वोट कट सकते हैं क्या अगर खिलाफ नहीं है तो? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये बोलती हूँ कि कोई मुझे लगता है आप राजनेता बन चुकी है। नहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति विशेष का अपना एक चॉइस होता है जिंदगी जीने का। आपका जिंदगी जीने का अलग तरीका होगा, मेरा जिंदगी जीने का अलग तरीका है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये मेरा अपना मानना है कि ये थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ले जाने वाली संस्कृति है। आपको ये भी मानना होगा कि दुरुपयोग नहीं हो रहा इस कानून का? लिव इन में जो लड़कियां रहती है बाद में क्लेम ठोक देती है कि मेरे से शादी नहीं की, बलात्कार हुआ, ऐसी चीजें बिल्कुल गलत है। जब भाई आप तो अपनी मर्जी से गए हो ना, आप अपनी मर्जी से ही गए हो ना उस रिश्ते पे, कोई जबरदस्ती तो नहीं लेके गए आपको। तो मुझे लगता है कि उसके बाद एक खूबसूरत, अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में नहीं बन रही है, ठीक है, और किसी कारणवश वो रिश्ता टूट गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को और गंदा ना करके बहुत ही प्यार से भी अलग हुआ जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसकी मट्टी मैल कर दें। आप महिला हैं, सोच सकती हैं, आराम से अलग हो सकती है महिला। क्यों नहीं हो सकती? बहुत सारी महिलाएं मैं जानती हूँ जो कि मेरे साथ की कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, मेरे साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में रही हैं, जो कि आज भी उनका अपने एक्स हस्बैंड्स के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है, बहुत आराम से मिलती हैं क्योंकि उनके बच्चे साथ में हैं, तो बच्चों की कस्टडी दोनों ने डिवाइड कर रखी है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अगर दो लोगों के बीच में मतभेद हो गए, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मनभेद भी हो जाए। आप 2 साल किसी के साथ रहती है, लड़की 2 साल लड़के के साथ रहती है जी। उसके बाद उस पर आरोप लगाती है कि इसने शादी का वादा तोड़ दिया, और फिर बलात्कार का आरोप लगा देती है। ये कहाँ तक उचित है? लेकिन फिर हम सिर्फ हम 2 साल लड़का उसके साथ रहता है, उसके बाद जेल जाता है। जैसे कि विदेशों में अब तो इंडिया में भी होने लगा है कि जैसे कि विदेशों में प्रीनअप होने लगा है, प्रीनअप एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब तो इंडिया में भी होता है प्रीनअप एग्रीमेंट, शुरू हो गया। अब जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज है वहाँ पे शादी से पहले प्रीनअप करवा दिया जाता है, या लिविंग में कुछ लोग जा रहे होते हैं, मुझे मालूम है उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, मुझे ये बात मालूम है। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक, अब मुझे ये सब बातें नहीं लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रीनअप या ये सब जो ठीक है ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब किसका क्या विचार बदल जाए। मैं ज़रूरी नहीं बोलती कि लड़का ही लड़की को छोड़ता है, कितनी बार लड़कियां भी लड़कों को छोड़ देती हैं, ऐसा भी होता है बहुत बारी। इनफैक्ट मैं बताऊं आजकल तो केसेस ऐसे हो गए कि महिलाएं लड़कों को छोड़ देती हैं, बेचारा पुरुष ही सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ। आप समझ रहे हैं? तो लेट अस नॉट ब्लेम एनी स्पेसिफिक जेंडर, किसी एक जेंडर को ना ब्लेम करते हुए हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। महिला भी खराब हो सकती है, पुरुष भी खराब हो सकता है। जी। आप किसी भी विषय पे एक दिन में कितना बोल सकती हैं? मैं किसी भी विषय पे डिपेंड टॉपिक कौन सा है काफी बोल सकती हूँ, एक्सपर्ट हूँ। आखिरी बार कभी ऐसा समय आया है जो आप 30 मिनट के लिए चुप रही हो? हाँ, मैं रोज 30 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। चुप रहते हो आप? जी एकदम। और इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत वैसी होंगी, मतलब कि बहुत पार्टी जाती होगी, बहुत उसका सर्कल होगा, ये होगा। बट यकीन मानिए मेरा काम खत्म होता है, और ये आज से नहीं है, शुरू से जब मैं इंडस्ट्री में काम करती थी तब मुझे लोग बोरिंग बोलते थे, और मैं आज भी ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो मेरा काम खत्म होता है और मुझे ऐसा लगता है मैं फटाफट अपने घर भागूँ और मैं घर चली जाऊँ, और मुझे अपने घर से ज़्यादा अच्छी जगह कुछ भी नहीं लगती है। मतलब मैं अभी भी 1 महीने की ट्रिप यूरोप से करके आई हूँ, ठीक है, बहुत सारी देश घूमे, और आप यकीन नहीं मानेंगे ट्रिप के अंत में बताया मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे घर की याद आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि व्यक्ति विशेष के कुछ संस्कार होते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी जड़ों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जुड़ी हुई हूँ। अभी 3 बजे हैं, अगर मैं कैमरा चालू करके आपके सामने माइक रख दूं, कितनी देर आप कंटिन्यू बोल सकती हैं? टॉपिक अच्छा होगा तो पूरा बोल लूंगी। टॉपिक अच्छा तो पूरा बोलेंगे। चलो, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के लिए क्या संदेश है, सिर्फ 2 लाइन में आप? देखिए, महिलाओं के लिए एक ही संदेश है, ठीक है, कि स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबी का मतलब ये होता है मेरी नज़र में कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी महिला को, चाहे वो 20,000 कमाए, 2 लाख कमाए या 20 लाख कमाए, ठीक है, ज़रूरी है कि उसकी अपनी खुद की इनकम होना बहुत ज़रूरी है। तो औरत को अपनी इनकम रखनी चाहिए, बचानी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे अपने पति, अपने घर वालों की मदद करनी भी चाहिए। आज औरत अबला नहीं है, सबला है, और उसका सबसे, लोग बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, मैं तो बोलती हूँ कि सबसे पहले तुम कमाना सीखो। अगर कमाना सीखोगी, अपनी आवाज़ अपने आप बुलंद हो जाएगी। जो कमाने वाली औरत होती है ना, उसका अलग कॉन्फिडेंस होता है। जी, अबला नहीं सबला बनना सीखो। ये थे प्रियदर्शनी जी के विचार। आम आदमी पार्टी के ये नेता हैं, एक्टर हैं और मॉडल हैं। आपके सामने इन्होंने सभी क्वेश्चन के बेबाकी से जवाब दिए, और आप देख पा रहे हैं कि बोल्ड लीडर, बोल्ड लेडी हमारे साथ थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।